हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, जो सेकंड पेपर है, उसके जो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूजीसी नेट में और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उस तरह की बात करेंगे। एमसीक्यूज़ की बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस, जो कोड नंबर 89 है। और फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन आपको ये दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो कंपलसरी पेपर 1 है उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, और जिसका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है उनके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस पर व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा जो SWMG अदर चैनल है, ठीक है, जो पेपर 1 का उसमें मैटर है, ठीक है, तो आप वहाँ जाके पेपर 1 को भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG जो ये चैनल है, ये जो इन्वायरमेंटल साइंस के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं, तो ये पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना ये जो बातें हैं, क्योंकि यहाँ आपको पता है पेपर 1 में भी एक यूनिट है, दैट इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मतलब एक दो क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर 1 के लिए हैं, बाकी 5 के 5 इसको पेपर 1 के लिए नहीं, पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितने भी 5-7 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से समझना है, आप आंसर भी दें कि बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय द एनएरोबिक डाइजेशन इज ए मिक्सचर ऑफ। ये कह रहे हैं कि एनएरोबिक डाइजेशन, ठीक है, अवायवीय जो पाचन होता है, एनएरोबिक डाइजेशन का मतलब होता है अवायवीय, ठीक है, यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे किसकी अब्सेंस है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो बायोगैस प्रोड्यूस्ड होती है उस वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, ये आपसे पूछा है कि उस बायोगैस में कौन कौन सी गैस होती है या किसका मिक्सचर होता है, ये आपसे पूछा है। तो आपके पास ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं फ्रेंड्स: कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, N2O CH4 एंड H2O, CO CO2 H2S CH4 एंड नेचुरल गैस CH4 CO2 NH3 H2S एंड H2O, और CO2 NH3 C2H5OH एंड H2O। आपको इसमें आंसर ये देना है कि एनएरोबिक डाइजेशन की वजह से जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है उसमें किस किस का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो आंसर जाएगा, ठीक है, वो जाएगा आंसर सी, ठीक है, क्योंकि इसका मिक्सचर होता है किसका? CH4, ठीक है, CO2 NH3 H2S और H2O। ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये थ्योरी में हमने पढ़ा है बहुत सारी बातों को, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। आप एक बात याद रखना फ्रेंड, जब आप भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, जब आप पेपर देने जाते हो तो आप नोट को पढ़ना भूल जाते हो, वो नोट करेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ के जैसे ही आप ऑप्शन में आ जाते हो तो आपका दिमाग करेक्ट वाली तरफ जाता है कि ये पूछा हुआ कौन सा सही है, तो थोड़ा सा उसको अंडरलाइन कर दिया करो कि ये नोट करेक्ट की बात कर रहा है। अंडरलाइन का मीन्स थोड़ा दिमाग में अंडरलाइन, क्योंकि ये अब तो आपको कंप्यूटर बेस देना होता है ना, तो दिमाग में थोड़ा सोच के रखो कि नोट करेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू केमिकल एनालिसिस बाय फ्लेम फोटोमीटर, ठीक है। उस क्वेश्चन की जो पहले क्वेश्चन पूछा था उसकी बात करें तो वो क्वेश्चन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की जो आपकी यूनिट है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है एनर्जी वाले पोर्शन में, ठीक है, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट वाले में। और ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, ठीक है, केमिकल एनालिसिस आ गया ना। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विच रिगार्ड टू केमिकल एनालिसिस बाय फ्लेम फोटोमीटर। जब हम फ्लेम फोटोमीट्री करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस वालों, तो केमिकल एनालिसिस ही करते हैं किसी भी सैंपल में। तो ये पूछ रहा है कि जो फ्लेम फोटोमीटर है उसके बारे में कौन सी चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। आपने फ्लेम फोटोमीटर को काम किया होगा, हमने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा ठीक नहीं है। तो सबसे पहले जो इसका ऑप्शन दे रखा है, द इंटेंसिटी ऑफ द कलर टेल्स अस द अमाउंट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा,
जो कलर की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, अमाउंट भी उस एलिमेंट का उतना ही ज़्यादा होगा। क्या ये बात ठीक है? आपको अगर याद आ रहा हो तो लैम्बर्ट बियर लॉ की बात करी थी, तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी होगी ना कलर की, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट होगी एलिमेंट की। लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट, ये बात तो करेक्ट है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? चलो वेरी गुड। तो बी ऑप्शन कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ द कलर आइडेंटिफाइज द एलिमेंट प्रेजेंट, ये भी बात ठीक है, क्योंकि मैंने बात करी था लैम्बर्ट बियर लॉ की, तो वही बात है ये कि जो वेवलेंथ होगी कलर की वही आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये बात भी ठीक है। तो ये अब में तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये भी बात सही है, ये ऑप्शन नहीं जाएगा। थर्ड है द आयंस एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम एंड गेट एक्साइटेड, ठीक बात है। क्या करते हैं कि जो आयन होते हैं वो फ्लेम फोटोमीटर का मतलब फ्लेम जो निकलती है, जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी आपके पास जो भी प्रेजेंट होते हैं आयंस, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, ऐसा ही तो होता है। तो ये भी ठीक है, द आयंस एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम एंड गेट एक्साइटेड, ये भी ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, गलत क्या है, तो 3 ठीक है, तो आंसर तो चौथा ही जाना है, ठीक है, कि इसमें राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 4 है। लेकिन 4 क्वेश्चन कैसे है, ऑप्शन कैसे हैं, ये कह रहा है व्हेन आयन रिटर्न्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, देखो एनर्जी मिली आयन को, ठीक है, ये कोई आयन था, ठीक है, इस आयन को एनर्जी मिली फ्लेम फोटोमीटर से, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। और जैसे ही ये नीचे आएगा, ये आयन नीचे आएगा यानी कि ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो एनर्जी रिलीज करता हुआ आएगा, क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज करेगा, और उसी को हम मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, व्हेन आयन रिटर्न फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, आयन जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, इट एब्जॉर्ब द रेडिएशन, ये गलत होगी, ये एब्जॉर्ब नहीं करता रेडिएशन, रेडिएशन को इमिट करता है, रेडिएशन को बाहर निकालता है, इमिट करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ये फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में बात ठीक नहीं है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी। अरे समझ में आ गया क्या? चित्त को शांत रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें, बड़ी इजी बातें हैं, बहुत आराम से समझ में आ जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, आपने थ्योरी को बहुत प्यार से अच्छे से पढ़ा है, और जो हमने बात की है, ठीक है, उसको रिवीजन अच्छे से करा है, तो सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाती है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में बड़ा दिमाग लगाना होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो असर्शन रीजनिंग में ये कह रहा है कि ए क्या है, ए है असर्शन में हिमालयन स्टेट ऑफ द इंडिया हैव ग्रेटर हाइड्रो पावर पोटेंशियल, ठीक है ना। जो कुछ पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा ही था, ठीक है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं हिमालय स्टेट ऑफ इंडिया हैव ग्रेटर हाइड्रो पावर पोटेंशियल, तो हिमालयन स्टेट है इंडिया की, उनके अंदर जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, यानी कि हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन होती है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, उसका ग्रेट पोटेंशियल है जो हिमालयन स्टेट है, ठीक है ना, इंडिया के। असर्शन ये बता रहा है, तो पहली बात ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। इसका रीजन क्या रहा है, हिल प्रोवाइड्स एन एटीट्यूडनल ग्रेडियंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बांध बनाने के लिए जो ये एरिया है, हिल है, ये प्रोवाइड क्या कराते हैं, एडिशनल एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट प्रोवाइड कराते हैं। एल्टीट्यूडनल एक तरह से एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, एक तरह से मान लो जो सी लेवल होता है उससे हाइट होती है ना, एल्टीट्यूड होता है। तो एल्टीट्यूड ग्रेडियंट ज़्यादा होता है क्या कम होता है, यहाँ पे एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, और उस ज़्यादा होने की वजह से जो कंस्ट्रक्शन होता है डैम का, क्योंकि देखो अगर हम बात करते हैं हाइड्रो पावर पोटेंशियल, हाइड्रो पावर एनर्जी की, तो आपको पता है वहाँ पर एक एनर्जी काम करती है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद है तो हमने बात करी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, ठीक है ना, अरे इतनी होती है ना। और पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही आपको गिरती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी किस में बदलती है, काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, गतिज ऊर्जा में बदलती है, हाफ mv², इसमें बदलती है। तो ये क्या है, mgh, या हाइट जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा पोटेंशियल होगी वो उतना ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ज़्यादा होगा, या काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा होगा, ठीक है ना, चेंज ज़्यादा होगा, तो उतना ही जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो बिकॉज ऑफ हिल का जो ग्रेडियंट होता है, एल्टीट्यूडनल जो ग्रेडियंट होता है वो ज़्यादा होता है, आप समझ गए हो ना, ये ज़्यादा होगा, हाइट ज़्यादा होगा, यानी कि सी लेवल से हाइट ज़्यादा होगा, एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम में भी हेल्प होगी। तो इसकी वजह से हाइड्रो पावर का जो पोटेंशियल है वहाँ पे,
वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रो पावर का पोटेंशियल एक तरह से शुरू में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, mgh होती है, और वो हाइट ज़्यादा होगी तो h ज़्यादा होगा, और h ज़्यादा होगा तो एनर्जी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स मेरी बात समझ रहे हो ना, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी, और वो उतनी ज़्यादा एनर्जी जब नीचे गिरेगा, जो पानी नीचे गिरेगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे तो काम करते हैं, हमने बड़ी डिटेल में बात करी अगर आपको याद हो तो वो जैसे ही mgh नीचे आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में, हाफ mv² में। आपको याद है ना, तो ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये रीज़न जो दे रहा है ये का, ये भी बात ठीक है। आपको बात समझ में आई ना, प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स रख के बात को सुनना, दोबारा सुन लेना मैंने क्या बोला है। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और ए का सही रीज़न है आर, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ए चला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अपने आप को रिलैक्स रख के काम करना है, सारी बातें समझ में आती है अगर समझने का मूड हो तो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, द लीस्ट प्रेफर्ड टेक्निक इन द डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ये अपनी जो इन्वायरमेंटल साइंस का जो अपना कोड नंबर 89 है उसमें यूनिट है ना वेस्ट मैनेजमेंट वाली, वहीं से एक क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, द लीस्ट प्रेफर्ड टेक्निक, जो कम से कम उस तकनीक का यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लीस्ट प्रेफर्ड, कोई भी प्रेफर नहीं करेगा इस तकनीक को, किसके लिए, इन द डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसके डिस्पोजल के लिए सबसे लीस्ट प्रेफर्ड, जो सबसे लास्ट में, यानी कि प्रेफर करने लायक की टेक्निक नहीं है, किसके लिए, डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ऐसी टेक्निक 4 टेक्निक दी गई है, ये मैनेजमेंट की, वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है ना, आपको पता है। तो इनमें ये पूछा है सबसे लीस्ट प्रेफर्ड टेक्निक कौन सी है, किसके लिए, सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। तो याद रखना, इसमें आंसर आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। इंसिनरेशन का जो होता है ना, वो कभी भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का इंसिनरेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। इंसिनरेशन क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे बर्न करना। हमने कई टर्म्स यहाँ पे पढ़ी थी, पायरोलिसिस भी एक टर्म पढ़ी थी अगर याद हो तो, ऑटोक्लेविंग भी पढ़ा था, और इंसिनरेशन भी पढ़ा था, ठीक है ना, वेस्ट मैनेजमेंट की जब हमने बात करी थी। तो डिस्पोजल, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल कभी इंसिनरेशन टेक्निक से नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इंसिनरेशन टेक्निक से उन्हीं चीज़ का डिस्पोजल किया जाता है जो बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है ना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह निकलता है, ठीक है ना, इनका क्या किया जाता है, इंसिनरेशन किया जाता है, ठीक है ना। या एनिमल ऑर्गन वगैरह होता है, उनका क्या किया जाता है, एनिमल ऑर्गन्स वगैरह होते हैं ना, एनाटोमी वगैरह, उनका क्या किया जाता है, इंसिनरेशन किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। एक तरह से जो हाजार्डियस सब्सटेंस होगा, ठीक है ना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट होगा, ठीक है, उनका क्या किया जाता है, इंसिनरेशन किया जाता है, ठीक है, जिसका ना कोई फर्दर यूज हो, एक तरह से फाइनली उनको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जलाया जाए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही हैजार्डियस होते हैं। लेकिन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कभी भी हम लिस्ट प्रेफर करते हैं कि इसका क्या करा जाए, इसका इंसिनरेशन किया जाए। तो इसका इंसिनरेशन नहीं करते हैं, इंसिनरेशन किसका किया जाता है, जो हैजार्डियस वेस्ट होता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है। तो ये लिस्ट प्रेफर टेक्निक है, ठीक है, इसका आंसर ये जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो वेरी गुड, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये EIA से है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से। ये कह रहा है ड्यूरिंग द EIA प्रोसेस अंडर द EIA नोटिफिकेशन ऑफ September 14, 2016 नो पब्लिक हियरिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर। हमने बात करी थी जब EIA नोटिफिकेशन 2006 की बात करी थी, अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये बात करी थी कि EIA का जो नोटिफिकेशन है जो 2006 का है, ठीक है, 1994 में आया, और उसके बाद 2006 की हमने बात करी 2006 की। उसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स थे हमने डिवाइड किया A और B में, ठीक है, याद हो तो आपको, और B को प्रोजेक्ट को डिवाइड किया था B1 और B2 में, अगर ध्यान आ रहा हो तो कुछ, ठीक है। तो ये कैटेगरी के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, यहाँ पे फुल EIA किया जाता है, कोई भी स्क्रीनिंग वगैरह की कोई बात ही नहीं, यहाँ तो किया ही किया जाएगा EIA। और B1 में, B में B1 है, इनका EIA किया जाता है, ठीक है, करा जाएगा इनका, ठीक है, फुल किया जाएगा, इसमें पब्लिक हियरिंग वगैरह सब होगी। लेकिन जो B2 वाले प्रोजेक्ट हैं, इसमें आपको मैंने बताया था कि इन प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट EIA रिपोर्ट नहीं की जाती है, तो इसमें पब्लिक हियरिंग भी नहीं किया जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, B2 कैटेगरी प्रोजेक्ट। देखो कहाँ है, ये रहा, ऑल B2 कैटेगरी प्रोजेक्ट। तो ठीक है, इसमें आंसर क्या जाना था, ओनली 3, ठीक है, ये आंसर जाना है। बात समझ में आ गई ना, तो अच्छे से बात समझनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, सही ऑर्डर कौन सा है
टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA का जो प्रोसेस होता है उसका सही प्रोसेस कौन सा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार उठ के UGC नेट पूछ लेती है, तो आपको भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने बात करी होगी, एक हमने EIA स्टेप्स की एक बताया था ना, तो उसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है, स्कोपिंग होता है, EIA, फिर पब्लिक हियरिंग, ये सब था, याद है ना आपको, ये रिपोर्ट फिर पब्लिक हियरिंग। तो हम तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कोपिंग तो पहला होता ही नहीं, इस ऑप्शन को काट दो, ठीक है। स्क्रीनिंग के बाद स्कोपिंग होता है, इसमें पब्लिक हियरिंग है तो ये भी नहीं होता। स्क्रीनिंग के बाद स्कोपिंग, EIA, पब्लिक हियरिंग, इश्यू ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, वेरी गुड, यही आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी देखो EIA पहले आ गया, स्कोपिंग बाद में ऐसे आ गया, ठीक है, तो ये भी आंसर गया। तो बेस्ट आंसर कौन सा है, और यही आंसर है क्या, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, EIA, पब्लिक हियरिंग, इश्यू ऑफ इन्वायरमेंट क्लियरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रट लेना इन प्रोसेस को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस। मैंने जब आपको क्लास ली थी, जब अपने वीडियो वो बनाया था स्टेप्स वाला, तो भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप्स, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अरे समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, जो हमने बात करी थी स्कोपिंग की, स्क्रीनिंग के बाद क्या होता है, स्कोपिंग होता है, हमने बात करी। और स्कोपिंग में किस लिए किया जाता है, यानी कि कौन कौन से एक तरह से की इश्यूज आपको स्टडी करने हैं, हमने उस टाइम बात करी थी ना जब स्कोपिंग को अच्छे से पढ़ा था, याद है, टर्म ऑफ रेफरेंस, TOR वगैरह, ठीक है, यहीं पे बात करी थी। तो आपको ये बताना है कि स्कोपिंग स्टेप है EIA का, वो किस लिए हेल्पफुल है इन तीन ऑप्शंस में। और इसमें कोडिंग दी हुई है, देखना, ये है ओनली 1 और 2, ओनली 2 and 3, ये सारे में से आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना है। तो ऊपर आपका पढ़ते हैं, आप बताना मेरे को साथ साथ कि आप कहाँ सही हैं, ठीक है। स्कोपिंग इज ए सिस्टमेटिक एक्सरसाइज दैट इस्टेब्लिश द बाउंड्रीज ऑफ EIA। बताओ ये बात है कि नहीं, सिस्टमेटिक एक्सरसाइज है ये, ठीक है। और ये बाउंड्रीज ऑफ EIA इस्टेब्लिश करता है कि नहीं करता, क्योंकि आपको की पॉइंट्स बताता है कि ये स्टडी करना है, ये नहीं करना। तो ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्कोपिंग वाली बात सुनना, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया था। और क्लियरली इंडिकेट्स व्हाट इज़ रेलिवेंट एंड व्हाट इज़ नॉन रेलिवेंट विद EIA, ये भी बात ठीक है, यही तो बता रहा है ये, इसीलिए तो हम स्कोपिंग करते हैं कि क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है, ठीक है। सर्व एज ए वर्क प्लान ऑफ इंटायर EIA प्रोसेस, सही बात है। अब आपको की पॉइंट पता लगेंगे तभी तो आप एक वर्क प्लान बताएगा आपको कि ये स्टडी करना है, ऐसा करना है। तो सर्व एज ए वर्क प्लान फॉर इंटायर EIA प्रोसेस, तो ये तीनों ही बात ठीक है भाई। तो स्कोपिंग का ये तीनों बात ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं तीनों कौन से में है, 1, 2 and 3, CO। तो C आंसर इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो आपका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ इसमें 1-2 क्वेश्चन, जैसे सबसे पहले हमने शुरुआत का वाला क्वेश्चन करा था ना, ये वाला क्वेश्चन आपका पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उस यूनिट के लिए, किसके लिए, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के लिए। ये एक क्वेश्चन यहाँ पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पेपर 1 वाले इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। और सारी चीज़ें भी देखने में कोई बुराई नहीं है, अगर कोई आपके पास टाइम हो तो देख लेना चाहिए कि इन्वायरमेंटल साइंस आपको पता है कहीं ना कहीं हर जगह पूछ लिया जाता है आजकल। तो बड़ा आराम से, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होते हैं तो टाइम हो तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और अगेन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपका UGC नेट का जो पेपर 1 है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप विलिंग है तो उसके रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसका कोड नंबर 89 है, उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, तो आप करवा सकते हैं। आप खुश रहिए, अच्छे से चित्त को शांत रखिए, रिलैक्स रहिए, सब बहुत अच्छा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप करिए और पूछिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।